नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, राधे राधे सभी को प्रणाम और सभी को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी प्यारे दोस्त एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त, ज़बरदस्त, बेहतरीन, बिंदास और एकदम शानदार होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में। जल्दी से आप सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। क्लास आप लोगों की शुरू हो गई है और फटाफट तरीके से आप मुझे बताइए कि क्या आप लोगों तक मेरी बात, मेरी आवाज़ पहुंच रही है या नहीं। जल्दी से बताइए भाई सभी दोस्त, क्या आप लोग सभी मुझे सुन पा रहे हैं? आप लोगों तक मेरी आवाज़ अगर पहुंच रही है तो फटाफट तरीके से आप यस लिख दीजिए। उसके बाद हम इस क्लास को, इस सेशन को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चरण स्पर्श सभी को नमस्कार, सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। तो आइए अपने इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और क्लास को अब हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक है एनिमल क्लासिफिकेशन और आज इसकी हम लोगों की लास्ट क्लास है, एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, एनिमल क्लासिफिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं जंतु वर्गीकरण। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्त? जंतु वर्गीकरण। और आज हमारी जंतु वर्गीकरण की लास्ट क्लास होगी, होप सो। ठीक है, क्योंकि कल से मैं आपका प्लांट क्लासिफिकेशन जो है उसको शुरू कर रही हूँ। ठीक है, कल से हम लोग पढ़ेंगे पादपों का वर्गीकरण। मैंने कहा था ना कि मैं जब बोटनी पढ़ाऊंगी तो आपको पादपों का वर्गीकरण पढ़ाऊंगी। तो कल से हम लोग पादपों का वर्गीकरण करेंगे। आज जंतु वर्गीकरण की अंतिम क्लास। मैंने आपको कल बताया था नॉन कॉर्डेटा यानी पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, है ना, एस्केलमंथीज और प्लेटीहेलमंथीज, आप लोगों के एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, ये सब हमने पढ़ लिए जो कि नॉन वर्टिब्रेट के अंदर आते थे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि योर वॉइस इज कमिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉर्डेटा के फाइलम की। तो कॉर्डेटास के अंदर हमने कल मछली को पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था कि मच्छरों का लार्वा खाने वाली मछली गैम्बूशिया होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे कि यहाँ पर अब आज की इस क्लास में हम कॉर्डेटा के अंदर कौन से फाइलम को पढ़ने वाले हैं। कॉर्डेटा कशेरुकी के अंदर हम लोग कौन से अब फाइलम को पढ़ने वाले हैं। तो कशेरुकी में आज मैं अब आपको बताने वाली हूँ उभयचर के बारे में। हम लोग बात करेंगे उभयचर। क्लियर? उभयचर, एम्फीबियन। तो एम्फीबियंस जो होते हैं इनके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। जो एम्फीबियन होते हैं दोस्तों, ये एक ऐसा संघ है जिसके अंदर आपको जल और थल दोनों पर रहने वाले जंतु मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताओगे कि ये जल तथा थल दोनों जगह रहते हैं, तथा थल बोले तो जमीन, दोनों जगह रहते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं दोनों जगह रहते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि एम्फीबियंस जो होते हैं, उभयचर जो होते हैं, इनको उभयचर क्यों कहते हैं? ये इसलिए उभयचर है क्योंकि ये पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। क्लियर? तो आप लोग बताएंगे दीज आर लिव्ड ऑन इन वाटर, पानी में रह सकते हैं, इन वाटर एंड ऑन लैंड, जमीन पर भी ये रह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, पानी में क्यों जाते हैं ये? पानी में इसलिए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर जल में निषेचन होता है। जल में निषेचन पानी में इसलिए जाते हैं क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलना होगा वो जल में होता है। तो जल में निषेचन होता है इनके अंदर, मैं आपको बता भी चुकी हूँ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर। इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ होता है? पानी में होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है दोस्त? पानी में। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर। तो वाटर के अंदर इनमें क्या होता है? निषेचन। दैट्स वाई
दे गोज इनटू वाटर। वैसे तो ये जमीन पर ही रहते हैं, पर पानी में इसलिए जाएंगे क्योंकि जब मादा अंडे देगी तो पानी में ही देगी, नर अपने शुक्राणु बाहर निकालेगा तो पानी में निकालेगा। तो यहाँ पर निषेचन जल के अंदर होता है। और ये जो उभयचर होते हैं ना, आप बहुत अच्छे से जानते हो, मैं बता भी चुकी हूँ कि उभयचर के अंदर निषेचन किस प्रकार का होता है। फटाफट बताओ, उभयचरों में या उभयचर में निषेचन किस प्रकार का निषेचन इनमें पाया जाता है? फटाफट बताओ, कैसा होता है भाई? बाह्य होता है या आंतरिक होता है? जल्दी बताओ। मैं आपको बता भी चुकी थी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर, जब हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा तो वहां मैंने आपको बता दिया था। ठीक है बेटा, ग्रुप डी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस का जो सीरीज है वो शायद मैं इस मंडे से शुरू कर रही हूँ, शायद। ठीक है, पक्का क्यों नहीं? क्योंकि इस या तो मंडे से या ट्यूसडे से शुरू कर रही हूं मैं। उसके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको भी बनाऊंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हम लोग मंडे से शुरू कर रहे हैं एक जो हमारा पीवाईक्यू सेशन है ग्रुप डी में। अभी 2025 में जो आपके क्वेश्चंस आए थे उनका सॉल्यूशन है ना, मैं आप लोगों को कराऊंगी। कहाँ? शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन यूट्यूब पर, शायद मंडे से। तो मैं एक वीडियो आपको बना दूंगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उस बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ। तो कैसा होता है? बाह्य निषेचन होता है। तो आप लोग बताओगे कि बाह्य निषेचन होता है, इनके अंदर निषेचन कैसे होता है? बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर? चलो अब हम लोग बात करते हैं कि उभयचरों में कैसा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर? तो ये आपको पूछा जा सकता है पेपर में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो यहाँ पर आपको बाह्य निषेचन मिलेगा, यानी नर अपने शुक्राणु पानी में गिरा देगा बाहर और मादा अपने शुक्राणु पानी में छोड़ देगी। तो पानी में ही दोनों का क्या होगा? मिलन होगा। ठीक है, अब चलो आगे। अब जब हम लोग बात करते हैं कि ये जो उभयचर होते हैं, इन उभयचरों के अंदर स्किन कैसी होती है? तो त्वचा पर इनके क्या होता है? त्वचा पर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो त्वचा ग्रंथि युक्त होती है प्यारे दोस्त। ठीक है, ग्रंथियां, त्वचा ग्रंथियों से ढकी होती है। क्लियर? मतलब इनकी जो त्वचा है वो कैसी होती है? इनकी त्वचा पर ग्लैंड पाई जाती है, ग्रंथियां। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां हैं ना, वैसे इनके पास भी पाई जाती है। तो स्किन इज कवर्ड विद ग्लैंड। तो इनकी जो स्किन होती है विद ग्लैंड से कवर्ड होती है। इनके शरीर पर ग्रंथियां होती हैं, इसी वजह से मेंढक तुम्हें चमकीला चमकीला सा नजर आता है ना। इनके शरीर पर क्या होती है? ग्रंथियां होती हैं, जो कि क्या करती हैं? त्वचा के ऊपर होती हैं, और त्वचा से ही ये क्या करते हैं? सांस लेते हैं। मैंने आपको बताया था। तो ये कैसे जंतु हैं दोस्त? अंडायुज जंतु हैं, याद रखना। कैसे जंतु हैं? अंडायुज जंतु होते हैं ये, अंडायुज जंतु हैं। मतलब कि ओवीपोरस होते हैं, ओवीपोरस, अंडे देते हैं। तो ये भी कैसे हैं? ओवीपोरस एनिमल हैं, अंडे देते हैं। क्लियर? फिर और मैम कैसे हैं? तो ठंडे रक्त वाले जंतु हैं, याद रखना, ठंडे रक्त वाले जंतु हैं। तो ये भी ठंडे रक्त वाले जंतुओं की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। कोल्ड ब्लडेड, मछली की तरह क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, ठंडे रक्त वाले क्या हैं दोस्त? ये आपके जीव होते हैं। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं उभयचर के बारे में, तो अब जब हम उभयचर जो होंगे, एक सेकेंड रुकिएगा, ये जो एम्फीबियंस होते हैं, जब इनकी हम लोग बात करते हैं एम्फीबियन की, ठीक है, तो एम्फीबियन से रिलेटेड आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स जो मैं एक तरीके से आपको बताना चाहती हूँ, दिखाती हूँ, एक सेकेंड, ये पॉइंट्स तो अभी दिखाऊंगी। तो एम्फीबियंस जो होते हैं इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको पूछे जा सकते हैं पेपर में। जैसे कि जब हम इनके बारे में बात करते हैं एम्फीबियंस के बारे में, तो ये ना अंडे देते हैं प्यारे दोस्त, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया। इनके ना एक वो था, वो पिक्चर शायद यहाँ पर पीडीएफ में डाउनलोड नहीं हुई है। एक पेड़ पर रहने वाला मेंढक है, वो पूछा जाता है आपको। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, एम्फीबियंस के उदाहरण मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन से एग्जाम्पल्स यहाँ पर एम्फीबियन में आते हैं। ठीक है, तो एक होता है ट्री फ्रॉग, ट्री फ्रॉग। क्लियर? ट्री फ्रॉग
यानी कि वृक्ष मेंढक, जो पेड़ों पर रहता है, वृक्ष मेंढक ये पेड़ों पर रहता है, इसका नाम है हायला। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है हायला। ठीक है, तो हायला एक ऐसा मेंढक है जो पेड़ों पर पाया जाता है। तो कभी भी आपको पूछा जाए हायला कैसा मेंढक है या पेड़ पर रहने वाले मेंढक को क्या कहते हैं, तो आप बताते हो हायला कहते हैं। ठीक है, दिल के बारे में बात कर ही चुके हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो आप पढ़ चुके हो दिल वाले चैप्टर में ऑलरेडी। ठीक है, चलो, तो एक तो ये हो गया, एक होता है बुल फ्रॉग, एक होता है भाई बुल फ्रॉग। क्लियर, बुल फ्रॉग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बुल फ्रॉग, बहुत मोटा मेंढक होता है ये बुल फ्रॉग। मैम ये क्या है, इसका नाम, इसको कहते हैं राना टिगरीना, राना टिगरीना। तो राना टिगरीना क्या है, ये बुल फ्रॉग का नाम होता है, राना टिगरीना। ठीक है, राना टिगरीना ये बुल फ्रॉग को कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2 मेंढक आपको याद रखने हैं। ये क्या है, ये आप लोगों के ऐसे एग्जाम्पल हैं जो उभयचर में आते हैं। उभयचर का एक और एग्जाम्पल है जिसको मैं रेड कलर से यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, सैलामेंडर। कभी भी पूछे कि सैलामेंडर जो है ये किसके अंदर आता है, तो सैलामेंडर जो होता है, सैलामेंडर, तो ये आता है आपका उभयचर में। सैलामेंडर भी एक उभयचर प्राणी है। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक, अब देखो जंतुओं में मैंने आपको बताए थे कि कभी भी पूछे कि जंतुओं के अंदर जो रंग होते हैं वो क्रोमैटोफोर के कारण होते हैं, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, क्रोमैटोफोर। तो कभी भी मेंढक में आप जब रंग बिरंगे कलर देखते हो तो जंतुओं के अंदर क्रोमैटोफोर पाए जाते हैं, क्रोमैटोफोर। ये क्रोमैटोफोर क्या होते हैं, ये एक तरीके के वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं। इन्हीं पिगमेंट की वजह से ये जंतु वर्णक है बेटा, ये जंतु वर्णक है। ये हमारे अंदर तो नहीं है बट दूसरे जंतुओं में है, ये जंतु वर्णक है, एनिमल पिगमेंट है ये। और इसी की वजह से, इस बात को मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, इसी की वजह से क्या होता है, कलर, जो अलग अलग कलर देखते हो ना, गिरगिट का कलर बदलता रहता है ना, कुछ मछलियां हैं वो अपने रंग को बदलती रहती हैं, है ना, मेंढक के कलर बदलते रहते हैं। तो ये क्रोमैटोफोर होते हैं जो जंतु वर्णक हैं, यही जंतुओं में रंग प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, रंग प्रदान यही करते हैं। चलो, तो अब आप लोगों का जो एम्फीबियंस था ये भी हुआ। अब चलते हैं रेप्टाइल्स की तरफ। अगला जो आज की क्लास का दूसरा जो संघ है वो है रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप। हम लोग बात करेंगे किसकी, सरीसृप की, रेप्टाइल। अच्छा, ये जो रेप्टाइल होते हैं ये कैसे प्राणी हैं तो रेप्टाइल जो होते हैं प्यारे दोस्त, ये ऐसे प्राणी हैं जो जमीन पर ही रहते थे, मतलब ये निषेचन भी करेंगे तो जमीन पर ही करेंगे। ठीक है, ये रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं। तो लिखेंगे कि ये रेंग कर चलने वाले जीव हैं, है ना, रेंग कर चलते हैं दोस्तों, ये रेंगने वाले जीव हैं। कैसे जीव हैं, रेंगने वाले जीव, मतलब ये क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, मतलब कि ये जमीन पर रेंग कर चलते हैं, है ना, जैसे छिपकली, जैसे सांप, ठीक है, जैसे कछुआ, जैसे मगरमच्छ, इस तरीके से, मॉनिटर लिजर्ड। ठीक है, तो दीज आर ट्रैवलिंग। ठीक है, ये क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं दोस्त। तो इनके अंदर क्या होता है, ट्रैवलिंग करने वाले जानवर हैं, ये ट्रैवलिंग करते हैं, रेंग कर चलते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं, ये इनमें भी निषेचन कैसा होता है, तो इनमें तो निषेचन आंतरिक होता है, मैंने आपको बताया था। निषेचन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर कैसा होता है, तो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आप बताते हो आंतरिक होता है, मतलब शरीर के अंदर नर और मादा युग्मक मिलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होता है, इंटरनल। क्लियर, समझ में आ गई बात, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, क्लियर। बारिश में मेंढक कहाँ से आते हैं, वो जमीन के अंदर ही, मिट्टी के अंदर दबे हुए होते हैं। मिट्टी में बारिश का पानी पड़ता है, मिट्टी के अंदर जो मिट्टी की परत है वो हटती है, या मिट्टी के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा चला जाता है तो वो बाहर आते हैं फिर। ठीक है, चलो, इंटरनल, आंतरिक निषेचन होता है। आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कि ये भी कैसे हैं, तो ये अंडायुज जंतु है, मतलब ये भी अंडे देते हैं, अंडायुज जंतु है।
क्लियर। तो देखो मछली की बात करें, मेंढक या उभयचर की बात करें या सरीसृपों की बात करें, सब अंडा यूज होते हैं। या पक्षी की भी बात करें, सब अंडे देते हैं, बच्चा कोई नहीं देता। ठीक है, तो ये अंडा यूज जंतु हैं। दीज आर ओवीपोरस, दीज आर ओवीपोरस। कैसे हैं दोस्त? ओवीपोरस एनिमल है ना, ओवीपोरस एनिमल। दीज आर ओवीपोरस एनिमल, अंडा यूज जंतु हैं। क्लियर। आगे फोर्थ नंबर पर बात करें तो ये भी ठंडे रक्त वाले जंतु हैं। ठीक है, ये ठंडे रक्त वाले जंतु हैं। ठंडे रक्त वाले जंतु मतलब कि देखना, अच्छे से समझना कि कभी भी आपको मछली पूछे, अभी समझाऊंगी, है ना। ठंडे रक्त वाले जंतु हैं तो आप लोग लिखोगे दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड, तो ये भी कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। इनका रक्त भी अपने आप को, इनका जो ब्लड है वो भी अपना टेम्परेचर चेंज करता रहता है। बाह्य वातावरण के आधार पर ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के भी कोई डेट नहीं है बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ठंडे रक्त वाले जंतु। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो रेप्टाइल्स होते हैं, मैम इनके बारे में अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझा देना चाहती हूँ कि कभी भी आपको पूछे कि कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जो ओवीपोरस होते हैं। ओवीपोरस, ठीक है, यानी अंडे देते हैं, अंडा यूज। तो अंडा यूज कौन कौन से होते हैं? अंडा यूज जंतु कौन कौन से हैं? ओवीपोरस कौन कौन से जंतु होते हैं? कभी भी आप लोगों को ऐसे पूछ लिया जाए तो अंडा यूज में आप लोग बताओगे कि मछली अंडा यूज होती है। मछली अंडे देती है भाई दोस्तों, फिशीज, ठीक है, फिशीज यानी मछलियां। दूसरे नंबर पर अभी मैंने बताया आपको उभयचर। उभयचर भी क्या करते हैं? अंडे देते हैं। उभयचर जिसको कहते हैं एम्फीबियन, एम्फीबियन भी क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है, तीसरा आपको पूछ ले सरीसृप, सरीसृप भी क्या करते हैं? अंडे देते हैं, है ना। रेप्टाइल्स जो होते हैं, ये रेप्टाइल्स भी अंडे देने का काम करते हैं। और चौथे नंबर पर आप लोग याद रखना कि पक्षी जो होते हैं ये भी अंडे देते हैं। बर्ड्स भी क्या करती हैं? अंडे देती है। ठीक है, समझ में आ गई। और वो तो केंचुआ वगैरह ये तो थे ही अंडे देने वाले, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा। मच्छर अंडे देता है, मक्खी अंडे देती है, ऑक्टोपस अंडे देता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और फाइलम आपको लिख दूँ तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि बाकी के जितने भी इकाइनोडर्मेटा थे, मतलब जो भी नॉन कोर्डेटा थे, नॉन कोर्डेटा, जितने भी नॉन कोर्डेटा आते हैं, ठीक है, ये सबके सब क्या करते हैं? अंडे देते हैं। जितने भी आपने अकशेरुकी देखे थे, ठीक है, जितने भी अकशेरुकी देखे थे, जो भी लैंगिक जनन करते हैं, तो लैंगिक जनन करने के बाद ये अंडे ही देते हैं। ठीक है, फिर मैम ओवीपोरस को, वीवीपोरस कौन होते हैं? वीवीपोरस कुछ होते हैं, वीवीपोरस कुछ होते हैं, वीवीपोरस। तो मैम वीवीपोरस क्या होते हैं? जिनको कहते हैं जरायुज। जरायुज कौन होते हैं? तो जरायुज वो जंतु होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, है ना। तो ये बच्चों को जन्म देते हैं दोस्त, ये अंडे नहीं देते, बच्चों को जन्म देते हैं। मतलब इनके पेट से विकसित बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को जन्म देते हैं जो वीवीपोरस होते हैं। ये क्या करते हैं? चाइल्ड बर्थ करते हैं। ठीक है, चाइल्ड बर्थ। तो जो बच्चे को जन्म दे, चाइल्ड बर्थ करे, वो होते हैं वीवीपोरस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो वीवीपोरस में आते हैं इंसान या स्तनधारी जीव। वीवीपोरस के अंदर कौन आ जाते हैं? स्तनधारी आ जाते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, स्तनधारी, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, जिसको कहते हैं हम लोग मैमल्स। जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? मैमल्स कहते हैं। तो मैमल्स में भी अभी एक अपवाद मैं आपको बताऊंगी जब मैमल्स को डिस्क्राइब करूंगी। ठीक है, फिलहाल आपको ये याद रखना है। तो एक स्लाइड तो देखो ये हो गई, जो आपको बीच में ऐड कर लेनी है ऐसे टेबल बनाकर। एक और स्लाइड मैं बता रही हूँ यहाँ पर, एक और स्लाइड आपको बनानी है कि क्या आपको पूछ लेगा कि कौन गर्म रक्त वाले होते हैं और कौन ठंडे रक्त वाले होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं गर्म रक्त वाले जंतुओं की, गर्म रक्त, ठीक है, वार्म ब्लडेड कौन से होते हैं? वार्म ब्लडेड मतलब जो अपने, जिनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है, जिनका ब्लड का या बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है। ठीक है, तो जिनका शरीर तापमान क्या होता है? निश्चित।
शरीर तापमान निश्चित होता है। क्लियर? जिनका शरीर का तापमान क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है, निश्चित होता है, वो होते हैं आप लोगों के क्या? उनको कहते हैं हम लोग वार्म ब्लडेड। क्लियर? यानी कि फिक्स बॉडी टेम्परेचर, फिक्स्ड बॉडी टेम्परेचर मतलब ये अपने शरीर के टेम्परेचर को क्या नहीं करते हैं? चेंज नहीं करते हैं। किसके अकॉर्डिंगली? बाहर के वातावरण के अकॉर्डिंगली। जैसे हम इंसानों का टेम्परेचर, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, ऐसा थोड़ी है गर्मी आएंगी तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर बहुत घटा लेंगे, सर्दियाँ आएंगी तो बहुत बढ़ा लेंगे। नहीं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहता है, आपको मैंने बताया। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन आते हैं मैम? इसके उदाहरण बता दीजिए एक बार। तो याद रखना, वार्म ब्लडेड में आपके केवल 2 ही एग्जाम्पल है। एक तो पक्षी, जितने भी पक्षी हैं वो वार्म ब्लडेड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ग्रुप डी के या रेलवे के एग्जाम में बना है कि निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जंतु है। ऑप्शन दे देता है मेंढक, मछली, मगरमच्छ और कबूतर, ऐसे ऑप्शन दे देता है। तो आपको याद रखना है कि कबूतर गर्म रक्त वाला है, तो कबूतर एक पक्षी है। ठीक है, अब पक्षी कोई भी दे दे, वो कोई भी ऑप्शन में दे दे तो आप बताओगे गर्म रक्त वाले होते हैं, है ना। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ हो जाता है स्तनधारी। स्तनधारी जैसे कि हम लोग स्तनधारी, है ना, गाय भैंस जो भी अपने बच्चों के लिए दूध का निर्माण करता है। ठीक है, गिलहरी, चूहा, बंदर, खरगोश, ठीक है, गाय भैंस, शेर, शेरनी, हिरन, विल्डबीस्ट, ये सब क्या होते हैं? स्तनधारी। तो इनकी बॉडी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, समझ में आई बात? क्लास चल रही है या नहीं? जल्दी से बताओ, सभी बच्चे बताएं कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि कमेंट्स तो एक जगह ही अटक गए हैं और क्लास तो चल रही है। एक बार कमेंट करना सभी दोस्त कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो। यस मैम। मैम मगरमच्छ भी अंडा देता है? हाँ जी बेटा बिल्कुल, यस मैम। ठीक है, चलो आओ। तो अब मैंने आपको बीच में क्या करा, ये कुछ पॉइंट्स बताए थे। अब जैसे एक और पॉइंट हम लोग लिखेंगे, हम बात करेंगे अब ठंडे रक्त वाले जंतुओं की, कि ये कौन कौन होते हैं ठंडे रक्त वाले जंतु। तो बीच में एक स्लाइड आप ऐसी बना लीजिएगा, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ठंडे रक्त वाले जंतु। ठंडे रक्त वाले जंतु, ठंडे रक्त वाले जंतु। ठीक है, यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो हैं जो बाह्य वातावरण के आधार पर अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बदल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि ये शरीर तापमान को बदल लेते हैं, ये शरीर तापमान को बदलते रहते हैं, शरीर तापमान को बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये शरीर तापमान को बदलते रहते हैं। अगर गर्मियाँ आ गई हैं तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम कर लेंगे, सर्दियाँ आ गई हैं तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा लेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो, तो आप लोग बताओगे कि दे कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर, चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर। क्लियर? तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको पेपर में आते हैं। अब इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें आती हैं मछलियाँ, मछली अभी मैंने आपको बताया था, फिशीज इसी के अंदर आती हैं, फिशीज। ठीक है, इसमें आते हैं आपके उभयचर, इसी में आते हैं दोस्त उभयचर, उभयचर एम्फीबियन। क्लियर? इसी के अंदर आते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, और इसी के अंदर आते हैं सरीसृप, सरीसृप। ठीक है, इसी में आते हैं रेप्टाइल। तो यानी याद रखना कि केवल 2 हैं जो गर्म रक्त वाले हैं, पक्षी और स्तनधारी। इनको छोड़कर बाकी सब क्या हैं? ठंडे रक्त वाले जंतु हैं, ठंडे रक्त वाले जंतु हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि 1-2 पॉइंट आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये एस्टिवेशन और ये तो वो हो गया हाइबरनेशन, शीत निद्रा वाला पॉइंट आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं। और अभी बताऊंगी एक चीज और, चलो, तो ये वाला पॉइंट और आपको पूछा जाता है
कि एस्टिवेशन क्या होती है और हाइबरनेशन क्या होती है, ये पॉइंट आपको पूछ लिया जाता है। तो चलो इनके बारे में भी बात करते हैं कि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में क्या अंतर है। देखो, हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप। कुछ जंतु ऐसे हैं जो विंटर स्लीप में सो जाते हैं, मतलब जब सर्दियां आती हैं तो मांद में जाकर सो जाते हैं, ठीक है। टू सर्वाइव एक्सट्रीम कोल्ड दे गो इनटू अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी डीप इन द मड। मिट्टी के अंदर जाकर ये अच्छे से सो जाते हैं। जैसे मेंढक सर्दियों में कम दिखते हैं, मेंढक कहाँ गए, सारे सो रहे हैं मिट्टी के अंदर, आराम से अपना मेटाबॉलिक रेट धीरे कर लेते हैं, ना इनको भूख लगती है ना प्यास, आराम से सोते हैं। और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं फिर अपनी मान से निकलकर बाहर आते हैं। बरसात का मौसम होता है, उमस होती है, अपनी मान से निकलकर बाहर आते हैं। तो हाइबरनेशन होती है, इसको कहते हैं ग्रीष्म निद्रा। अभी हिंदी में दिखाऊंगी। एस्टिवेशन ये होती है आप लोगों की शीत निद्रा। एस्टिवेशन ग्रीष्म निद्रा। समर स्लीप मतलब गर्मियों में सो जाएंगे। जैसे सर्दियों में तुमने देखा छिपकली कम दिखाई देती हैं, छिपकलियां होल में बढ़कर बैठ जाती हैं और एकदम सुस्त हो जाती हैं, चल भी नहीं पाती हैं। सांप सर्दियों में आपको बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन गर्मियों में इधर उधर भागे फिरते हैं। सांप हर जगह घरों में निकल आते हैं सांप, गर्मियों में, सर्दियों में कहीं दिखाई नहीं देते। तो सर्दियों में ये कहाँ चले जाते हैं, ये शीत निद्रा में चले जाते हैं। सर्दियों में ये बिलों में जाकर सो जाते हैं, ठीक है। आप देखो, और ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रहता सांप सर्दियों में, क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, उसका खून जमने लग जाता है, तो वो बड़ा सुस्त सा हो जाता है। अब है ग्रीष्म निद्रा। सिमिलर इनएक्टिविटी टू सर्वाइव एक्सट्रीम हीट। गर्मी से बचने के लिए, सूखे से बचने के लिए अपने आप को मिट्टी में दबा देते हैं जो जंतु, वो चले जाते हैं फिर ग्रीष्म निद्रा में, ठीक है। समझ में आ गई बात, इतना याद रखना भी यहाँ से। तो चलो मैं आपको हिंदी में भी दिखा देती हूँ। हाइबरनेशन होता है शीत निद्रा। अत्यधिक ठंड से बचने के लिए मेंढक जमीन के नीचे गहराई में चले जाते हैं, जिसे विंटर स्लीप या शीत निद्रा कहते हैं, है ना। ग्रीष्म निद्रा, गर्मी से बचने की प्रक्रिया को ग्रीष्म निद्रा कहा जाता है। तो ये दो टर्म भी आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं। चलो अब वापस से आ जाओ। हम लोग बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे रेप्टाइल्स की। तो रेप्टाइल्स से मैंने बीच में आपको ये चार्ट बनवाए हैं, इन चार्ट्स को आप लोग देख लीजिएगा। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन भी मैंने बताया है, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं इनके एग्जाम्पल की तरफ कि मैम सरीसृपों के एग्जाम्पल बताइए क्या होते हैं। तो आइए अब हम लोग सरीसृपों के उदाहरण, ठीक है, सरीसृप के उदाहरण। बीच में जो चार्ट बनवाए थे इनको बनाकर रखना। सरीसृप के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल। अब हम लोग बात करते हैं रेप्टाइल्स एग्जाम्पल। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं इनके एग्जाम्पल्स बताइए कि कौन कौन रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो देखो रेप्टाइल्स जो होते हैं इनमें मैंने आपको बताया कि इसी में आते हैं सांप, क्लियर। सांप जो होते हैं, स्नेक इन्हीं के अंदर आते हैं। इन्हीं में आती हैं लिजर्ड्स, छिपकली, ठीक है। छिपकली मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में जो सबसे बुरी चीज़ लगती है ना, ओहो, वो छिपकली लगती है भाई, ठीक है। तीसरा, इसका नाम भी मैं लिख रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं छिपकली के नाम से, ठीक है। चलो अब देखो आगे बात करते हैं। छिपकली के बाद आप बताओगे मगरमच्छ। मगरमच्छ के बारे में एक अलग बात मैंने आपको बताई है, क्रोकोडाइल के बारे में, कि भाई इसके दिल में कितने कक्ष होते हैं। इसके दिल में 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष। इसका जो दिल है उनमें 4 चैम्बर्ड होते हैं। तो इसका जो दिल है वो 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इसका, ठीक है। समझ में आ गई बात। आगे हमने बात करा कछुआ। कई बच्चे सोचते हैं कि कछुआ किस में आता होगा, तो इसी में आता है, टॉर्टॉय या टर्टल जिसको हम कहते हैं, इसी के अंदर आता है, ठीक है। 5वें नंबर पर हम बात करें तो एक होता है आपका मॉनिटर लिजर्ड। मॉनिटर लिजर्ड ये सबसे बड़ी छिपकली है, मॉनिटर छिपकली जिसको कहते हो, मॉनिटर छिपकली ये सबसे बड़ी, मगरमच्छ के जैसी होती है, सबसे बड़ी छिपकली इसको कहा जाता है, मॉनिटर लिजर्ड। मॉनिटर लिजर्ड, क्लियर, ये सबसे बड़ी छिपकली है, ठीक है। समझ में आई बात। मॉनिटर लिजर्ड, इसकी लार निकलती रहती है और लार में इतने बैक्टीरिया हैं जिसको ये खा जाती है उसका शरीर गल जाता है पूरा, क्योंकि इसके लार में इतने जीवाणु होते हैं, इतने बैक्टीरिया कि वो पूरे शरीर को गला देते हैं। और फिर थोड़े दिन बाद जाकर ये 1-2 घंटे में वो व्यक्ति मर जाता है, फिर उसको वो क्या करती है, खा लेती है आराम से जाकर। तो ये मॉनिटर लिजर्ड जो होती है
ये क्या होती है, ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये क्या होती हैं, ये आप लोगों की इसी में आती हैं, सरीसृप की कैटेगरी में। ठीक, तो ये आपके सब सरीसृप में आते हैं, याद रखोगे आप लोग। ठीक है, कोई और दिक्कत किसी भी बच्चे को? ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि मछली के समान सरीसृप कौन सा है, मछली के समान सरीसृप। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में बना है, मछली के समान सरीसृप, मतलब ऐसा सरीसृप जो मछली के जैसा दिखता है, मछली के समान सरीसृप, फिश लाइक रेप्टाइल, फिश लाइक रेप्टाइल कौन सा है, जल्दी बताओ। मछली के समान सरीसृप ये होता है इक्थियोसोरस। ठीक है, इक्थियोसोरस, इक्थियोसोरस, ठीक है, वो इसी में ये होता है। तो इक्थियोलॉजी क्या होता है, मछली, इक्थियोसोरस, सोरस, इक्थियोसोरस जो है ये मछली के समान या मछली के जैसा दिखने वाला सरीसृप है, ऐसा लगता है जैसे ये मछली हो। ठीक है, तो मछली के समान दिखने वाला सरीसृप क्या होता है, इक्थियोसोरस। मैम ग्रीष्म निद्रा में कौन से जीव जाते हैं, ग्रीष्म निद्रा के अंदर आप लोगों के कुछ ऐसे जीव जैसे कि हम लोग देखते हैं छोटे छोटे कुछ कीट होते हैं, ठीक है, वो भी जाते हैं। वैसे तो कीट ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में आपने देखे हैं निकलते हैं। तो कुछ चमगादड़्स होती हैं, चमगादड़, वो गुफाओं में ग्रीष्म निद्रा के दौरान गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए गुफाओं में जाकर लटक जाती हैं। तो चमगादड़ जैसे कुछ ऐसे जीव हैं जो ग्रीष्म निद्रा दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर, आ गई बात समझ में? चलो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और अब हम लोग बात करेंगे कि दोस्तों जब हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे तो आगे मैं आप लोगों को अब बताऊंगी कि जो सरीसृप हैं ये सब आपने पढ़ लिए। एक पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है कि घोंसला बनाकर अंडे देने वाला सांप कौन सा है। ठीक है, ये पूछा जाता है, घोंसला बनाकर अंडे देने वाला सांप, बनाकर अंडे देने वाला सांप, तो ये पूछा जाता है। सांप घोंसला नहीं बनाते, ऐसे ही अंडे दे देते हैं, तो घोंसला बनाकर अंडे देने वाला सांप। ठीक है, नेस्ट बिल्डिंग स्नेक, नेस्ट बिल्डिंग स्नेक, कौन सा सांप ऐसा है जो घोंसला बनाकर अंडे देता है, कोई बच्चा बताएगा, ये आपको पूछा जाता है पेपर में। तो घोंसला बनाकर अंडे देने वाला सांप होता है द किंग कोबरा। ठीक है, कौन होता है दोस्त, किंग कोबरा। ये किंग कोबरा जो है भारत में पाया जाने वाला सांप है। ठीक है, इसको किंग कोबरा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे कोबरा को खा जाता है। जो दूसरे नॉर्मल कोबरा है ना, स्पेक्टिकल्स कोबरा वगैरह, तो छोटे मोटे कोबरा जिन्हें हम देखकर डर जाते हैं, ओ इतना बड़ा सांप, ये तो नाग है, नाग, तो मतलब वो छोटे छोटे ऐसे नाग जिन्हें हम देखकर डर जाते हैं, वो तो इसका खाना है। इसकी 11-11 फीट का होता है, ये इसकी लंबाई 11 फीट और काफ़ी मोटा भी। तो ये किंग कोबरा होता है, दूसरे कोबरा को खा जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं कोबरा का राजा, किंग कोबरा। ये भारत के अंदर जंगलों में पाया जाता है। ठीक है, तो जहरीला भी काफ़ी होता है। और कुछ सांप जैसे कि ब्लैक माम्बा, ब्लैक माम्बा का मुंह अंदर से काला होता है, इसलिए इसको ब्लैक माम्बा कहते हैं। वाइपर स्नेक काफ़ी ज़्यादा जहरीला है। रेटल स्नेक ऐसा है जिसकी पूंछ पर एंटीना लगा रहता है, और जब वो कहीं है उसके पास तुम गए तो ऐसे ऐसे एंटीने को हिलाएगा, झुनझुन झुनझुन की आवाज़ आती है, तो वो रेटल स्नेक होता है। ठीक है, एक होता है कॉमनली रेट स्नेक, जिसे हम घोड़ा पछाड़ कह देते हैं, घोड़ा पछाड़ सांप, बहुत तेज भागता है। ठीक है, ये दुमई होती है, आपने देखा होगा। तो ये आप लोगों का क्या है, किंग कोबरा से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर, चलो अब चलते हैं आगे। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ और अगले वर्ग की तरफ बढ़ेंगे, पक्षी वर्ग की तरफ। तो भाई चलो पक्षियों के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, जब कभी भी हम लोग, एक पॉइंट लिख देती हूँ कि जब कभी भी हम लोग उभयचर, ठीक है, या ये आप लोगों के सरीसृप, इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, उभयचर और सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है, जब कभी भी आपको ये पूछा जाए। ठीक है, आपको पूछा जाए स्टडी ऑफ एम्फीबियन, ठीक है, स्टडी ऑफ एम्फीबियन,
एम्फीबियंस प्लस रेप्टाइल। तो रेप्टाइल और एम्फीबियन की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी, ठीक है, इसको कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। क्लियर? हर्पेटोलॉजी, ठीक है, हर्पेटोलॉजी, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग हर्पेटोलॉजी। सरीसृप वगैरह का, उभयचर का जो अध्ययन है, इसको कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। ठीक है, कई बार अकेला जो ये रेप्टाइल होते हैं, इनकी स्टडी को हम लोग रेप्टाइलॉजी भी कहते हैं। रेप्टाइलॉजी, ठीक है, कई बार इसको हम क्या कह देते हैं? रेप्टाइलॉजी भी। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? रेप्टाइलॉजी भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन मिलेगा या तो रेप्टाइलॉजी या हर्पेटोलॉजी। ज्यादातर बार आपको हर्पेटोलॉजी लिखा आता है, हर्पेटोलॉजी, ठीक है, हर्पेटोलॉजी को देख लेना भाई हिंदी में। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। तो हर्पेटोलॉजी मैंने यहां पर लिख दिया। क्लियर? अब मैं चल रही हूं आगे की तरफ। अब आ जाओ, अगला जो वर्ग है पक्षी वर्ग, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो भाई पक्षी वर्ग को क्या कहा जाता है? आपको कभी भी ये पूछे तो पक्षियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। कई बार पेपर में आया हुआ है, इंपोर्टेंट। तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और डॉक्टर सलीम है भारत के साइंटिस्ट, इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए कि किस भारतीय को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो डॉक्टर सलीम। ठीक है, अब देखो इनकी हड्डियां, जो आपके पक्षी हैं, इनमें हड्डियों से बहुत क्वेश्चन आता है। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, जिनमें हवा भरी होती है, इन्हें नोमैटिक हड्डियां कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बताएंगे, है ना? हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों का ये नोमैटिक बोन इनके अंदर होती है। अच्छा, इन्हें उड़ने में ये क्या करती हैं? हेल्प करती हैं, इनकी बॉडी को हल्का बनाती है। इनकी हड्डियाँ बहुत हल्की होती हैं। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पूछा जाता है ना? इनमें श्वसन कैसे होता है मैं बता चुकी हूँ। इनमें श्वसन के लिए हमारे फेफड़े, हमारी तरह फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये पक्षियों के बारे में आपको पॉइंट्स हैं जो याद करने हैं। अच्छा, इनके अंदर उत्सर्जन कैसे होता है ये भी पूछा जाता है। पक्षियों में उत्सर्जन कैसे होता है? पक्षियों की, जो पक्षी हैं, ये कौन सा वो निकालते हैं पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ? आपको बताया था यूरिक एसिड। तो इनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है, इसीलिए इन्हें यूरिकोथैलिक या यूरिकोटैलिक जंतुओं के अंदर रखा जाता है। इनमें मूत्राशय नहीं होता है, ये याद रखना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। पूछा जाता है कि किस वर्ग में जो है मूत्राशय, मूत्राशय जो है यूरिनरी ब्लैडर, ये नहीं होता है। तो भाई जो पक्षी होते हैं ना, जो बर्ड्स होती हैं, इनके अंदर ब्लैडर नहीं होता है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है बर्ड्स में। क्यों नहीं होता? जिससे कि इनका शरीर हल्का रहता है और ये उड़ पाते हैं। क्योंकि अगर इनके पास ब्लैडर होगा, उसमें मूत्र इकट्ठा होगा, मूत्र इकट्ठा होगा तो इनमें वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो ये उड़ नहीं पाएंगे। तो इनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, जिस वजह से ये क्या करते हैं? हल्के होते हैं और उड़ पाते हैं, जो पक्षी होते हैं। ठीक है, अब देखो, जब हम लोग बात करते हैं कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भाई आप जानते हो, सभी बच्चे जानते हैं कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है। ठीक है, तो ये आपका हमिंग बर्ड होता है, सबसे छोटा पक्षी। और ये पीछे की ओर भी उड़ सकता है, मतलब जैसे ये ऐसे ऐसे उड़ रहा है, तो ऐसे ऐसे ये उड़ता उड़ता पीछे को भी जा सकता है। हमिंग बर्ड जो होता है, ये पूछा गया पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, लिख लीजिएगा। ठीक है, ये कैसा पॉइंट है? इंपॉर्टेंट। क्लियर? ठीक है, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है ये भी पूछा जा सकता है। बिगेस्ट बर्ड सब जानते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा, या शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा है और इसके अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, चलो
अब ये शुतुरमुर्ग जो है ये उड़ नहीं सकता बेटा, ये भागता है। आपको पता होना चाहिए कि ये इतना ज्यादा भारी है कि ये उड़ ही नहीं पाएगा, ये सिर्फ भागता है और भागता बहुत तेज है। उड़ान रहित पक्षी कौन सा है? तो कीवी है ना, कीवी एक पक्षी है, और पेंगुइन और एमयू। ठीक है, एमयू, पेंगुइन और कीवी ये भी फ्लाइटलेस बर्ड के अंदर ही आते हैं। ठीक है, ये भी उड़ नहीं सकते। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है पैराग्रीन फ्लॉकन। पैराग्रीन फ्लॉकन, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं पेपर में कि सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? पैराग्रीन फ्लॉकन। ठीक है, अब देखो दृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से, नजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना बेहतर देख सकते हैं। तुम्हें पता है ना, चील, बाज और गिद्ध कितनी ऊंचाई पर उड़ते हैं और फिर भी अपने शिकार पर एक्यूरेसी के साथ निशाना दागते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। सारे के सारे पीडीएफ में मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, चलो अब देखो शारीरिक संरचना की बात करें पक्षियों की, तो पक्षियों के मुख में दांत जो होते हैं वो तो होते ही नहीं है। एक पक्षी ऐसा था जिसके मुख में दांत थे, ऑर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं जिसे, अभी बताऊंगी। तो पक्षियों में दांत नहीं होते, भोजन चबाने के लिए उनके पास गिजाड़ नामक संरचना है। पेपर में क्वेश्चन आया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि निम्नलिखित में से भोजन को पचाने के लिए गिजार्ड नामक संरचना किस में पाई जाती है? तो पक्षियों के अंदर पाई जाती है गिजार्ड नामक संरचना। ठीक है, क्लियर है ना? चलो, गिजार्ड नामक संरचना। आवाज, पक्षियों में आवाज उत्पन्न करने वाले अंग को सिरिक्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद मैं इसको आपको पहले बता भी चुकी हूं। ठीक है, सिरिंक्स कहा जाता है। मनुष्यों में से लैरिंग्स कहते हैं, हमारे अंदर तो ये लैरिंग्स है जहां से आवाज निकलती है, पक्षियों में सिरिंक्स होता है। ठीक है, अब देखो इनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, तो ये भी पूछा जाता है कि पक्षियों के अग्रपाद किस संरचना में रूपांतरित हो जाते हैं, या पक्षियों के जो पंख हैं वो कौन सी संरचना का रूपांतरण है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो पक्षियों के जो आगे वाले पैर हैं वही पंखों में कन्वर्ट हो गए और पीछे वाले पैर पैर ही बने रहे जिनसे वो चलते हैं। ठीक है, तो ये पक्षियों के बारे में आपको समझना है। चलो तो भाई अब इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग, इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन। बोन्स कैसी होती है इनके अंदर? नोमैटिक बोन होती है, ताकि इनकी बॉडी जो है वो हल्की रहे, इसीलिए इनके पास नोमैटिक बोन होती हैं। हार्ट के चैम्बर में पहले भी बता चुकी थी कि इनके पास 4 दिल हृदय के कक्ष होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय, है ना। टेम्परेचर, दे आर वार्म ब्लडेड। मैंने आपको बताया था कि अभी अभी कि पक्षियों के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, ये पॉइंट भी पहले लिखवा चुकी हूँ कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर कैसा होता है, ये वार्म ब्लडेड है, गर्म रक्त वाले हैं। देखो मैं अभी अभी आपको ये चार्ट बनवा कर आ चुकी हूँ कि पक्षी कैसे होते हैं, गर्म रक्त वाले होते हैं पक्षी। ठीक है, वो पॉइंट पहले ही मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, तो आपको पहले ही याद हो गया होगा, है ना। अब ये वार्म ब्लडेड है, तो वार्म ब्लडेड को हम लोग होम्योथेरेमिक भी कहते हैं। ये इंग्लिश का एक वर्ड है, इसको भी याद रख लेना। ठीक है, होमोथेरेमिक। ठीक है, होम्योथेरेमिक, इसको हम होमोथेरेमिक भी कह देते हैं, है ना। मीनिंग दे मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रिगार्डलेस ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा चलो आओ आगे बात करते हैं। भाई रेस्पिरेशन कैसे होता है बर्ड्स के अंदर? तो मैंने बताया था इनके पास लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, लंग्स यानी कि फेफड़े, फेफड़ों के द्वारा होता है। अब एक्सक्रीशन कैसे करती हैं? तो यूरिक एसिड बनता है इनके अंदर, तो इनके अंदर जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड होता है, ये आपको याद रखना है ना। तो इनके पास क्या नहीं होता है? गोल ब्लैडर नहीं, दे टिपिकली लैक अ यूरेनरी ब्लैडर। इनके पास यूरेनरी ब्लैडर नहीं होता है, मूत्र आशय नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बातें? बताओ जल्दी से। अच्छा दीपक, हाँ ऐसा होता है बेटा, कॉपी पेस्ट ना करो बेटा। चलो आओ अब आगे बात करते हैं। अब हम चलते हैं कि इनके जो आगे के पैर होते हैं ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पंखों में कन्वर्ट हो जाते हैं, विंग्स में।
अच्छा, पक्षियों के अंदर जो विंग्स होते हैं ये क्या करते हैं? विंग्स फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, फ्लाइंग उड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। विंग्स किस में मदद करते हैं? फ्लाइंग में, उड़ने में। जो पक्षी उड़ते हैं ना, उड़ने में सहायक होते हैं विंग्स, उड़ने में सहायक। अब मैम पक्षियों के अंदर एक और संरचना होती है जिसको कहते हैं फैदर। एक और संरचना पक्षियों में पाई जाती है फैदर। फैदर जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग फैदर के नाम से जानते हैं। ये फैदर क्या करते हैं? फैदर इनको सुरक्षा देते हैं, फैदर इनको ठंड से बचाते हैं, सुरक्षा देते हैं। तो कभी भी आप लोग बताए, पूछे आपसे कि पक्षियों के अंदर जो विंग होते हैं और जो फैदर है दोनों में अंतर क्या है, तो विंग तो इन्हें उड़ने में मदद करते हैं और फैदर इनको प्रोटेक्शन देते हैं। फैदर इनको क्या करते हैं? सुरक्षा, सर्दी से बचाते हैं फैदर। फैदर मुलायम होते हैं, छोटे होते हैं। तुमने कई बार देखा है कबूतर उड़ता है फट फट फट, तो उसके छोटे छोटे फैदर से निकल कर गिर जाते हैं, है ना, तो वो फैदर होते हैं। क्लियर? चलो अब देखो इनके पास क्या होता है? बीक, चोंच होती है ना। बर्ड्स लेक टीथ, इनके पास टीथ नहीं होते, इंस्टेड दे हैव अ बीक, चोंच होती है इनके पास, है ना। देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड अ गिजार्ड, इनके पाचन तंत्र के लिए गिजार्ड नामक संरचना होती है, इसी से अपने खाने को ये क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं। वॉइस बॉक्स इनके अंदर सिरिंक्स होता है, सिरिंक्स जैसे हमारा लैरिंक्स होगा वैसे इनके पास सिरिंक्स होता है। तो जो देखो मैंने अभी फैदर्स बताया था आपको, देयर बॉडी इज कवर्ड विद फैदर विच प्रोवाइड इंसुलेशन एंड एड इन फ्लाइट। तो इंसुलेशन का मतलब मैंने कहा सर्दी से बचाते हैं, तो गर्म रखते हैं इनको ये, और इनके पंखों को भी सहायता देते हैं। जो इनके पंख हैं उनके नीचे होते हैं फैदर, तो पंखों से उड़ते हैं और फैदर को सहारा दे रहे होते हैं। कौन? ये जो ये पंखों से उड़ते हैं, विंग्स को सहारा दे रहे होते हैं फैदर, विंग्स को सहारा दे रहे होते हैं। केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है बेटा, धर्मेंद्र सर आपको केमिस्ट्री करा रहे हैं, तो जब मेरी बायोलॉजी खत्म होगी तो मैं आपको केमिस्ट्री वाले जो टॉपिक हैं वो मैं कराऊंगी, फिर जो बचे हुए हैं, ठीक है। चलो अब मैंने आपको बताया कि डॉक्टर सलीम जो है इन्हीं को कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो ऑर्क्योप्टेरिक्स एक पक्षी का नाम है, ऑर्क्योप्टेरिक्स। ये ऑर्क्योप्टेरिक्स क्या है? इज कंसीडर्ड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी हम लोग किसको कहते हैं? तो ऑर्क्योप्टेरिक्स, ये एक पक्षी था बेटा, ठीक है, ऑर्क्योप्टेरिस, ऑर्क्योप्टेरिस ये एक पक्षी था। ये पक्षी क्या है? ये पक्षी है सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी। क्यों? ये रेप्टाइल्स के जैसा क्यों माना जाता था? क्योंकि बेटा इसके चोंच में दांत होते थे, इसकी जो चोंच थी ना उसमें दांत थे। अब मैंने कहा पक्षियों के पास तो दांत ही नहीं होते, लेकिन ऑर्क्योप्टेरिस जो था इसकी जो चोंच थी इसके अंदर दांत थे ऐसे, इसकी चोंच में खाने को पचाने के लिए दांत, जैसे सांप के मुंह में, जैसे आपने देखा होगा मगरमच्छ के मुंह में दांत होते हैं, ऐसे दांत थे इस पक्षी के अंदर, और ये उड़ता था प्यारे दोस्त, ठीक है। फिर मैम इसको हम लोग वो क्यों कहते हैं, पक्षी क्यों कहते हैं? ये फ्लाइट करता था, ये उड़ता था प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसके पास क्या थे? फैदर थे, इसके पास क्या थे? पंख थे, तो ये उड़ता था, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते थे? पक्षी और सरीसृपों के बीच की कड़ी इसको कहते थे, ठीक है। दीपक इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज यही है कि जब कुत्ता तुम्हें काटे तो रैबीज का इंजेक्शन ले लो जाकर, 24 घंटे से पहले रैबीज का इंजेक्शन ले लो, वरना फिर ये रैबीज होता ही होता है, ठीक है। चलो तो ऑर्क्योप्टेरिक्स को क्या कहते हैं? सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी, ठीक है। अब कुछ बीच की कड़ियां हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पहले मैं आपको दिखा दूं हमिंग बर्ड, ये है देखो हमिंग बर्ड, सबसे छोटा पक्षी संसार का हमिंग बर्ड, क्लियर। इसकी चोंच इसके शरीर से ज़्यादा बड़ी होती है हमिंग बर्ड, तो इसकी जो चोंच होती है ना, ये चोंच इसकी बहुत लंबी होती है, चोंच शरीर से लंबी होती है दोस्त, शरीर से लंबी। तो इसकी खास बात यह है कि इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है, ठीक है। तो लॉन्ग बीक इसके पास क्या होती है? लॉन्ग बीक होती है, इसके पास एक लंबी चोंच होती है जो इसके शरीर से भी लंबी हो सकती है, ठीक है, हमिंग बर्ड जो होती है, ठीक, क्लियर।
तो ये इसकी चोंच है जो आपको दिखाई दे रही है, जो इसके शरीर से लंबी है। ठीक है, क्लियर। और ये एक जगह, हाँ एक जगह उड़ उड़कर पीछे को भाग सकता है। अब मैं पक्षियों के बारे में एक और पॉइंट बताऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे पक्षियों के बारे में कुछ कनेक्टिंग लिंक्स की। ठीक है, चलो। तो देखो पक्षियों के पास ना, पक्षियों के शरीर पर बेसिकली ग्रंथियां नहीं होती है ना। जो बर्ड्स होती हैं दे डू नॉट हैव ग्लैंड्स, पक्षियों के पास ग्रंथियां नहीं होती। इस पॉइंट को मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के पास ग्रंथियां नहीं होती, इनके शरीर पर ग्रंथियां नहीं होती हैं दोस्त, ग्रंथियां नहीं होती, ग्लैंड नहीं होती जैसे हमारी बॉडी में होती हैं, ग्लैंड नहीं होती हैं। ठीक है, बर्ड्स डू नॉट हैव ग्लैंड्स, बर्ड्स डू नॉट हैव ग्लैंड्स, पक्षियों के पास ग्लैंड्स नहीं होती हैं। ठीक है, बट फिर भी हम लोग जो अगर बात करें यहाँ पर, आपको इन पक्षियों के अंदर एक ग्रंथि इनमें पाई जाती है। वैसे इनको कहा जाता है कि इनके पास ग्लैंड नहीं है, लेकिन एक ग्रंथि इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो ओनली वन ग्लैंड हैव, केवल एक ग्रंथि पाई जाती है भाई इनके पास, केवल एक ग्रंथि पाई जाती है। वो ग्रंथि कहाँ होती है? इनकी पूंछ के नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है भाई पक्षियों के अंदर, है ना। उस ग्रंथि का नाम है प्रीन ग्लैंड, उसको कहते हैं हम लोग प्रीन ग्लैंड या यूरोप्रिंजल ग्लैंड। ठीक है, प्रीन ग्लैंड उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीन ग्रंथि। तो पक्षियों के अंदर पाई जाती है एक प्रीन ग्रंथि। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, तो जब हम पक्षियों की बात करते हैं तो पक्षियों के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको कहते हैं हम प्रीन ग्लैंड। कहाँ गया भाई वो फोटो? यूरोप्रिंजल ग्लैंड जिसको कहते हो। ठीक है, प्रिंजियल ग्लैंड, ये तो कनेक्टिंग लिंक हो गया। एक ग्लैंड थी, एक फोटो था मेरे पास जिसको मैं दिखाना चाहती थी, जिसमें आप लोगों को पक्षियों के अंदर एक ग्लैंड होती है प्रिंजल ग्लैंड। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, देखो ये रहा फोटो, है ना। तो ये देखो, ये वाला फोटो है वो, जहाँ पर ये पक्षी की पूंछ जैसा एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई जाती है यूरोप्रिंजल ग्लैंड। ठीक है, यूरोप्रिंजियल ग्लैंड यहाँ पर पाई जाती है। तो इनकी पूंछ वाले एरिया के नीचे, तुमने देखा है पक्षी कोई तार पर बैठा है तो वो अपनी चोंच से अपने पूंछ को ऐसे खुजाता रहता है, तो वो उसको खुजाता नहीं है, उसके पास पाई जाती है यूरोप्रिंजियल ग्लैंड। ठीक है, यूरोप्रिंजियल ग्लैंड होती है, इसी को प्रीन ग्लैंड कहते हैं। तो यूरोप्रिंजियल ग्लैंड जो होती है, इसी से एक तेल जैसा पदार्थ निकलता है। ये तेल जैसा पदार्थ चिकना बनाता है पक्षियों को, तो इसी को कहते हैं प्रीन ग्लैंड को ही क्या? यूरोपिंजियल ग्लैंड। ठीक है, यूरोपिंजियल ग्लैंड इसी का नाम है, यूरोपिंजियल। ठीक है, यूरोपिंजियल ग्रंथि। ये ग्रंथि क्या करती है? चिकना पदार्थ निकालती है। ये ग्रंथि क्या करती है दोस्त? चिकना पदार्थ निकालती है। ठीक है, चिकना पदार्थ निकालती है, और ये चिकना पदार्थ जब निकलता है तो इसी से पक्षी अपने आप को साफ करते हैं, चिकना बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करती है? वैक्स लाइक मटेरियल बनाती है, वैक्स लाइक मटेरियल। जैसे मोम होता है ना, मोम, ऐसा चिकना मटेरियल ये निकालती है, और उसी से फिर क्या करते हैं पक्षी? अपने आप को चिकना बनाते हैं। तो पक्षियों की पूंछ के अंदर, पक्षियों की जो टैल होती है, पूंछ कहाँ पाई जाती है ग्रंथि? पक्षियों की पूंछ में होती है, टैल में। जो पक्षियों की पूंछ होती है, टैल, वहां पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको कहते हैं प्रीन ग्लैंड या यूरोप्रिंजियल ग्लैंड। ये ग्रंथि चिकना पदार्थ निकालती है, वैक्स के जैसा पदार्थ, हाँ ऑयल के जैसा पदार्थ निकालती है, जिससे अपने पूरे पक्षी अपने शरीर की सफाई करते हैं, ऐसे अपने आप को साफ करते रहते हैं। ठीक है, अब एक ग्रंथि और है जो पाई जाती है कबूतर के अंदर, जो पाई जाती है दोस्तों कबूतर में, जिसको कहते हैं क्रूप मिल्क ग्लैंड। कबूतर में, अगर हम लोग कबूतर की बात करते हैं, ठीक है, तो कबूतर जो होता है इसके पास पाई जाती है प्रिंजियल ग्लैंड। तो जो पीजन होता है इसमें आपको मिलती है इसके गले में,
है ना, इसका जो गला होता है, इसका जो थ्रोट होता है, इसका जो थ्रोट होता है, यहाँ पर पाई जाती है क्या, गले में पाई जाती है क्रूप ग्लैंड, क्रूप ग्लैंड पाई जाती है, क्रूप ग्लैंड। तो ये आपको पूछ सकता है पेपर में कि क्रूप ग्रंथि किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पीजन में, है ना। और ये क्या करती है, दूध जैसा पदार्थ निकालती है, दूध जैसा पदार्थ बनाती है, जैसे दूध होता है ना सफ़ेद रंग का, वैसा ही पदार्थ बनाती है और फिर इसके बच्चे इसको पीते भी हैं। तो मिल्क लाइक प्रोडक्ट ये बनाती है, मिल्क लाइक सब्सटेंस, तो ये निकालती है मिल्क लाइक सब्सटेंस, ये आपको याद रखना है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के पक्षी में क्रूप ग्लैंड पाई जाती हैं, तो कबूतर में, और कहाँ होती हैं, गले में होती हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो दूध जैसा पदार्थ निकालती है, इसीलिए इसको क्रूप मिल्क या मिल्क ग्लैंड के नाम से भी कई बार जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक, क्लियर। हाँ, तो अब ये आप लोगों को याद रखनी है चीज़ें। तो ये क्रूप ग्लैंड है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कबूतर के अंदर। ठीक है, तो इसको ये पीजन मिल्क निकालती है, पीजन मिल्क निकालती है, दूध जैसा पदार्थ। तो ये है क्रूप ग्लैंड, ये क्रूप ग्लैंड है, क्लियर। ठीक है, कबूतर के अंदर होती है। तो आपको ये चीज़ें जो हैं अच्छे से समझनी है, अच्छे से याद रखनी है। तो इस तरीके से ये पक्षियों से रिलेटेड जो है आपको पॉइंट्स पूछे जाएंगे। अब कल की क्लास में मैं आप लोगों को जो कनेक्टिंग लिंक होती हैं, जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है, ये क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स एक विलुप्त प्राय मतलब जीव है, इसे विलुप्त कड़ी भी कहा जाता है। ये साबित करता है कि पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। तो एक तरीके का डायनासोर था ये, बट उड़ता था और चोंच इसकी पक्षी जैसी थी। डायनासोर को भी रेप्टाइल में ही रखा गया है। कभी पूछे जो डायनासोर होते थे वो किस वर्ग में आते थे, तो सरीसृप में ही आते थे। लंगफिश, ये मछली और उभयचरों के बीच की कड़ी मानी जाती है। लंगफिश, विषाणु आप जानते हो, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। ठीक है, क्लियर है ना, है ना, क्लियर। चलो, तो अब हम लोग कल की क्लास में, देखो मैंने कहा था ना आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा इस चैप्टर का एक और पार्ट बच चुका है। ये जो कनेक्टिंग लिंक है ना, इनको मैं आपको पीडीएफ में लगवा रही हूँ बेटा, इनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, ये याद करनी है कि कौन किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, फिर उसके बाद में कल आपको स्तनधारियों के बारे में बताऊंगी कुछ चीज़ें, कि जो स्तनधारी होते हैं उनसे आपको कैसे चीज़ें पूछी जाती हैं, स्तनधारियों से। तो कल की क्लास में हम लोग स्तनधारी के बारे में पढ़ेंगे, और स्तनधारी को पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को फिर जो आपका पादप वर्गीकरण है उसको पढ़ाना शुरू कर दूंगी। तो कल हम मैमल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लांट का क्लासिफिकेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।